Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम आज के लेक्चर में इकोनॉमी करने वाले हैं. सो बेसिकली इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, इनफैक्ट जो जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है उनको भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं. और ये जो सब्जेक्ट है इससे सब लोग डरते भी हैं और इसको करता भी कोई नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स बुक भी नहीं है. जैसे कि हिस्ट्री में हमारे पास स्पेक्ट्रम है और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, वैसे इकोनॉमी की ऐसी कोई क्लासिक बुक नहीं है जिसको कह सके कि हाँ इसको फॉलो कर लो तो हो जाएगा. एंड इकोनॉमी एज सच एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, बट करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो करंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे अपडेट रखना, करंट अफेयर्स पे अपडेट रखना एक काफ़ी मतलब हर स्टूडेंट वैसे नहीं कर सकता. स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि बुक बता दो हमें, हम वो बुक पढ़ लेंगे. ठीक है, सो हम ऐसे इकोनॉमी में 4 चैप्टर है बेसिकली जो जहाँ से इकोनॉमी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली. ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आपको कंसेप्ट्स की समझ नहीं है तो आप क्वेश्चंस इकोनॉमी के फिर वो नहीं कर सकते हैं. तो इसमें हम इकोनॉमी में बेसिकली मैं जो हूँ मैं 4 चैप्टर करवाने वाली हूँ. ठीक है, वो 4 चैप्टर कौन से होंगे इसके लिए जो बुक रेफ़र करूँगी, जो बुक फॉलो करूँगी वो है विवेक सिंह इकोनॉमी. ठीक है, सो इनिशियली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करी थी तो मैंने रमेश चंद खरीद ली थी. ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे मुझे इतनी समझ नहीं थी. ठीक है, बट जो रमेश सिंह है वो भी अच्छी बुक है बट वो काफ़ी लेंथी है. ठीक है, सो इस बुक को हम फॉलो करेंगे विवेक सिंह इकोनॉमी के. और इसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो ये है फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. ठीक है, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमी मोस्टली इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में हम मनी एंड बैंकिंग करेंगे, देन मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 एंड देन उसके बाद में जो चैप्टर 4 है इसका वो है गवर्नमेंट बजटिंग. सो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो ये चारों चैप्टर हम करने वाले हैं. ठीक है, तो आपने अगर इकोनॉमी की प्रिपरेशन पहले कर रखी है कहीं से तो भी आप ये लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो. एटलीस्ट ये लेक्चर आप देख लो, अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे कुछ इनपुट मिल रहा है, इसको देखना मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप चारों वीडियोस देख सकते हो. और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी आप, अगर आप ज़ीरो हो बिल्कुल इकोनॉमी में, तब भी आपके लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो इस लेक्चर को आपको क्यों देखना चाहिए, इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हम करने वाले हैं. सो मैं वो पहले ऑलरेडी आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी के. ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर हम जीडीपी पे आ जाएंगे. जो जीडीपी फाइंड करने के तरीके होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद में हम इन्फ्लेशन इंडेक्सेस पे आ जाएंगे, जो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई है, जीडीपी डिफ्लेटर, ग्रीन जीडीपी. ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशो, आईसीओआर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, ऐसे कुछ कंसेप्ट हम हैं जो बेसिक कंसेप्ट है उससे शुरुआत करेंगे. इस चैप्टर में हम उन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ऑल इन ऑल जो विवेक सिंह इकोनॉमी ये जो बुक है, मैं इस बुक को फॉलो कर रही हूँ. सो इसके चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम इन डिटेल करेंगे. सो आप मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आप ये लेक्चर पढ़ लेते हो, इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो, तो आपको उसका फर्स्ट लेक्चर, आपको उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है, सो चैप्टर 1 है वो है, तो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सो बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो इकोनॉमी में 2 टाइप्स की इकोनॉमी होती है. एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं माइक्रो लेवल पे, ठीक है, और मैक्रो मतलब लार्जर लेवल पे, बड़े लेवल पे. माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, हम सिंगल फैक्टर को कंसिडर करते हैं, छोटे लेवल पे चीज़ों को देखते हैं कि छोटे लेवल पे कैसे चीज़ें हो रही है और फिर उनका क्या इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न्ड विद सिंगल फैक्टर एंड द इफेक्ट ऑफ दैट सिंगल फैक्टर. जबकि मैक्रो इकोनॉमी में पूरा नेशन की इकोनॉमी को एज अ होल हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, जब भी कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो कोई नेशन है, चाहे वो कोई स्टेट है या कोई ट्राइबल सोसाइटी भी है, उनकी बेसिकली उनकी 3 प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है, चाहे ट्राइबल सोसाइटी भी है जो इकोनॉमिक सिस्टम नहीं भी है, वहाँ पे भी ऑफकोर्स वो कुछ तो खा रहे हैं. तो क्या बेसिकली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कैसी 3 प्रॉब्लम्स आती है. सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी कमोडिटीज प्रोड्यूस की जाएंगी. दूसरा क्वेश्चन है हाउ दे विल बी मेड. ठीक है, कि वो कैसे
कैसे बनाई जाएगी। और फिर तीसरा क्वेश्चन है फॉर whom दे आर प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ में और जो क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी बनाई जाएगी, कौन सी कमोडिटी बनाई जाएगी। और जब हाउ दे विल बी मेड में 2 और क्वेश्चन आते हैं कि कब बनाई जाएंगी और कौन बनाएगा। ठीक है, और फॉर whom दे आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो ये जो 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये किसके द्वारा डिसाइड करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करे जा रहे हैं या मार्केट के द्वारा डिसाइड करे जा रहे हैं। इस बेसिस पे जो इकोनॉमी है उसको हम बेसिकली जो एक्सट्रीम केसेस है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला केस है वो है मार्केट इकोनॉमी, एंड इसका जो एक्सट्रीम अपोजिट केस है वो है कमांड इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्राइवेट फर्म्स होती है, बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो सारे मेजर डिसीजंस लेता है प्रोडक्शन से रिलेटेड एंड कंजम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, ठीक है, और ये जो प्राइवेट फर्म्स जो डिसीजन लेते हैं बेसिकली दीज आर बिजनेसेस। ठीक है, एंड बिजनेस वर्क एज पर द प्रॉफिट। ठीक है, सो ये वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं जो उनको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट यील्ड करके देगा। ठीक है, और वो टेक्निक यूज करेंगे जो सबसे सस्ती हो, मतलब सबसे सस्ते दाम में सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया प्रॉफिट देने वाली चीज ये प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी को जहां पे बिल्कुल भी मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल सारे डिसीजन ले रहा है, ऐसी इकोनॉमी को लेसीज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, लेसीज फेयर इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट कीप हैंड्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, इसका जो एक्सट्रीम अपोजिट केस है वो है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट मेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन जो अर्स्ट वाली यूएसएसआर था, ठीक है, जो रशिया का पहले वाला जो यूएसएसआर था, जो वो स्टेट जैसा था 20th सेंचुरी में, वो एक कमांड इकोनॉमी था, बिकॉज जो भी मेजर डिसीजंस थे वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे थे। ठीक है, अब आ जाता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट फोर्सेस बोथ आर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, जहां जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहिए होता है, ठीक है, वहां पे फॉर सोसाइटी गवर्नमेंट इंटरफेयर। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बिजनेसेस है, ठीक है, उनका बिल्कुल जो सिस्टम है उसको बिल्कुल हिंडर नहीं करती है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंसेस। ठीक है, सो अब इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। जो फर्स्ट सेक्टर है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं, जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेसेस है उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द एंटरप्राइज, सो जितने भी एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज, फर्म्स, एंटरप्राइजेस इन इंडिया विच आर नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में वो सारी कंपनीज आती है जो कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा ओन करी जा रही है, बट गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं करी जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, बट उसके ओनर जो है मुकेश अंबानी। सो मुकेश अंबानी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो तो इंडिविजुअल है। ठीक है, वो तो हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे, बट जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज वो प्राइवेट सेक्टर में आएगी। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ फर्म्स है, सिर्फ कंपनीज है, एंटरप्राइजेस है। ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्सन, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने उस बिजनेस को खड़ा किया है, वो खुद प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो तो खुद तो हाउस होल्ड सेक्टर में ही आएगा। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, वो सारी कंपनीज जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जा रही है, जैसे कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। ठीक है, एनएचपीसी, पीएफसी, ठीक है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बीएचईएल। ठीक है, सो ये सारी जो कंपनीज है ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी गई कंपनीज है। इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोलते हैं, पीएसयूज। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में ऑल द ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब सारे जो ह्यूमन बींग्स पॉपुलेशन है वो हाउस होल्ड सेक्टर को बिलोंग करती है। इसमें जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के द्वारा ओन करी जा रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में आएगा, मुकेश अंबानी हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे।
ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, जो आयात निर्यात होता है किसी भी कंट्री का बाहर के कंट्रीज से और बाहर के कंट्रीज को, ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो एक्सटर्नल सेक्टर हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग इनटू द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो ये 4 सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी के। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मूविंग अहेड, ठीक है, अब ये जो सारे सेक्टर्स हैं इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और टर्म्स के बारे में जानेंगे, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। सो प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली हम देख लेते हैं, जब भी आप कोई एंटरप्राइज यानी कोई भी बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसमें कुछ इनपुट्स लगते हैं। उस इनपुट्स जब आप लगा के आप बिजनेस करते हो, देन बिजनेस की कुछ आउटपुट आती है। अब एक एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो ह्यूमन बीइंग है जो बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, बट जो जिसका आइडिया है कि मुझे ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, हु टेक्स द रिस्क, ठीक है, जो रिस्क ले रहा है, ठीक है, कि मेरे को ये बिजनेस करना है, जो उस बिजनेस को खड़ा कर रहा है, जैसे कि मुकेश अंबानी, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलता है? बिजनेस खड़ा करते हैं तो उनको जो प्रॉफिट होता है, किसी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, डिविडेंड होता है, वो उनकी इनकम है। कैपिटल मतलब जब भी कोई बिजनेस खड़ा किया जाता है उसमें मशीनें लगी होती है, ठीक है, सो मशीनें क्या है? कैपिटल पे जो पेमेंट मिलती है वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है। देन आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो लैंड, वाटर, ठीक है, एक अगर कंपनी आप खड़ी कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री आप सेटअप कर रहे हो, ऑफकोर्स आप एक लैंड पे सेटअप कर रहे हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है। सो लैंड पे क्या मिलेगा आपको? अगर आप अपनी लैंड जो फैक्ट्री को देते हो किसी को सेटअप करने के लिए, तो उस पर आपको रेंट मिलेगा। अब कुछ लेबर है, जो लेबर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? वेजेस, उनको बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, और वो अपना लेबर देंगे, मतलब जो भी काम करेंगे वहां जाके। अब ये एंटरप्राइज जो आउटपुट देगा, आउटपुट में क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। इंटरमीडिएट मतलब अभी जैसे मान लो स्टील की इंडस्ट्री है, अब वो स्टील ऑटोमोबाइल्स या कोई ना कोई चीज बनाने में यूज होगा, ठीक है, तो वो स्टील अभी इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। फाइनल गुड मतलब चाय पत्ती का पैकेट बन गया, अब वो फाइनल गुड है ना, उसकी कोई चीज बनेगी। अब वो चाय पत्ती का पैकेट जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो फाइनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस चाय पत्ती के पैकेट का यूज कौन कर रहा है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड हो गई, ठीक है। और अगर कोई चाय सेलर, उसको टी सेलर अगर उसको यूज कर रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगी, क्योंकि अभी वो चाय से वो चाय बनाएगा और चाय को बेचेगा, सो वो चाय फाइनल गुड होगी उस चीज के लिए, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। और फाइनल गुड्स में या तो कंजम्पशन के लिए यूज हो सकती है फाइनल गुड, या एज अ कैपिटल। कंजम्पशन मतलब जैसे किसी फैक्ट्री में ब्रेड बना, अब ब्रेड क्या है? फाइनल गुड है, ठीक है, वो फाइनल गुड है। और कैपिटल मतलब जैसे कि एक फैक्ट्री ने कोई भी मतलब इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, जिसने ट्रैक्टर बनाया, ट्रैक्टर बनाने की कंपनी है। अब वो ट्रैक्टर क्या है? वो ट्रैक्टर को कोई एज ए कैपिटल भी यूज कर सकता है कि वो ट्रैक्टर का काम ही शुरू कर दे, ठीक है, खेत वगैरह में, ठीक है, वो एज अ बिजनेस उसको खोल ले। या जो गांव में जैसे कंपनीज होती है, जो सारे जिस क्योंकि हर किसी के पास हर तरह का साधन नहीं है, जो मशीन्स होती है जो खेती में जो यूज करी जाती है, ट्रैक्टर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, काफी सारे लोग मिलके एक कंपनी सेटअप कर लेते हैं, उनके पास सारे मशीन्स हैं, ठीक है। तो जो किसान लोग हैं वो जाके वहां पे रेंट पे ले सकते हैं जब भी उनको काम पड़े, तो हो सकता है वो ऐसा बिजनेस में लगा दे, तो उसके लिए अब वो ट्रैक्टर किसका काम कर रहा है? कैपिटल का काम कर रहा है, कंजम्पशन गुड थोड़ी है। कंजम्पशन मतलब वो है कि उसका इमीडिएट कंजम्पशन करा जा रहा है, ठीक है, अब और मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं होगी उस चीज पर, ठीक है। सो जो कंजम्पशन गुड है वो 3 तरह की हो सकती है, या तो ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज। ड्यूरेबल सर्विसेज वो होती है, ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जो 3 साल से ज्यादा चलती है, जैसे कि टीवी हो गया, होम अप्लायंसेस हो गए। नॉन ड्यूरेबल वो है जिनकी जो लाइफ है वो 3 साल से कम की होती है, जैसे कि क्लोथ्स, बर्गर, ठीक है। एंड सर्विसेज क्या है? जैसे कि एजुकेशन, ऐसी जो सर्विसेज होगी, ठीक है। सो अब एंटरप्रेन्योर तो मैंने आपको बता दिया, जो एंटरप्राइज खड़ा कर रहा है, हु इज टेकिंग द रिस्क, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है? इकोनॉमिक, वैसे तो कैपिटल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैपिटल का मतलब एसेट, पूंजी, जो चीज हमारे काम आए, तो ठीक है, वो तो स्किल भी हो सकती है, फाइनेंशियल कैपिटल भी हो सकता है, या मेंटल कैपिटल भी हो सकता है, यू हैव सम, यू नो, ठीक है, कुछ नॉलेज है आपको में, आपके पास पोटेंशियल है कुछ क्रिएट करने का, सो वो भी कैपिटल ही है, ठीक है। कैपिटल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ फिजिकल गुड्स को कैपिटल माना जाता है, ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री सेटअप की जा रही है तो सारी मशीनें उसकी कैपिटल है, ठीक है।
तो इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ओनली द फिजिकल गुड्स आर कंसिडर्ड एज कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग एंड मशीनरी, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड रॉ मटेरियल, पेपर बनाने की फैक्ट्री है तो जो पेड़ काटेंगे वो, ठीक है, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, ह्यूमन लेबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको पहले ही दे दिया गुड्स कितने तरीके की हो सकती है। सो बेसिकली जो गुड्स है वो दो तरीके की हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जो ऐसे की ऐसे यूज नहीं की जा सकती, उनमें अभी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, अभी फर्दर चेंज होएगा, उनमें वैल्यू एडिशन होएगा, तब जाके उनका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टील की शीट्स, ठीक है, फिर वो ऑटोमोबाइल्स बनाने में यूज होएगी, कार बाइक्स वगैरह बनाने में यूज होएगी, ठीक है। सो दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज एंड नीड टू गो थ्रू फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। फाइनल गुड्स क्या होती है, इनमें अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इनको एज इट इज यूज करा जाएगा, ठीक है। अब ये जो फाइनल गुड्स है ना, ये भी इंटरमीडिएट और फाइनल हो सकती है, ठीक है। ये फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट कब होगी, जब ये एज ए कैपिटल गुड काम करेगी, ठीक है, और फाइनल कब होगी, जब इनका फर्स्ट फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लो टी का, ठीक है। सो कंजम्पशन गुड, फाइनल गुड कब, फाइनल गुड कंजम्पशन गुड कब होगी, जब कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर और मीट इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब ये कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज, तीन तरह की हो सकती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर टीवी घर के लिए खरीदा जा रहा है तो वो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड हो गया ना, ठीक है। और अगर ड्यूरेबल टीवी क्या हो गया, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड हो गया, ठीक है। और कैपिटल गुड्स कैसी होती है, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल तो है लेकिन एज अ कैपिटल काम करेगी किसी के लिए जब तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगी वो, तब जब इट एक्ट एज एन इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो अगर यूज हो रही है तो। वाइल एक्टिंग एज एन इनपुट इट डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड और कंज्यूम, और जब उसको एज ए इनपुट यूज किया जा रहा है, जैसे चाय पत्ती को जब हम यूज करते हैं तो जब उसकी चाय बनती है इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। सो वो कैपिटल गुड नहीं हो सकती है, ठीक है। तीसरी क्या है, इट इज अ प्रोड्यूस ड्यूरेबल आउटपुट ऑफ अ मैन मेड प्रोसेस, मतलब ड्यूरेबल आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, सो ट्रैक्टर जो है वो एक कैपिटल फाइनल गुड है, ठीक है। कैपिटल एज अ फाइनल गुड एक्ट कर सकता है, बट कैपिटल एज अ कैपिटल भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो एक ही मशीन है, वो दो मतलब एज अ कंजम्पशन गुड भी काम कर सकती है और एज अ कैपिटल गुड भी काम कर सकती है। इसका एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को जब हम अपने घर के लिए कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो बन गई कंजम्पशन गुड, ठीक है, क्योंकि हम उसको अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं। और अगर आपकी कपड़े धोने की लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है आपका, तो वही वॉशिंग मशीन आपके लिए एज अ कैपिटल गुड काम करेगी, ठीक है। सो वॉशिंग मशीन इज परचेज फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ड्री सर्विसेज, देन दैट वॉशिंग मशीन कैन एक्ट एज अ कैपिटल गुड, एंड इफ इट इज यूज फॉर होम पर्पस देन ऑफकोर्स वो एज अ कंजम्पशन गुड काम करेगी, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर गुड इंटरमीडिएट का भी काम कर सकती है और फाइनल भी हो सकती है। फाइनल गुड मतलब इसका एग्जांपल ले लो ब्रेड या टी लीव से। फाइनल गुड कब होगी ये चीजें, जब ये होम के यूज के लिए करी जा रही है। और ये इंटरमीडिएट कब होगी, जैसे मान लो कोई चाय बेचने वाला खरीद ले या ब्रेड को कोई बेकरी खरीद ले, उससे आगे वो सैंडविच बना रहे हैं या केक बना रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। सो वो तो ऑफकोर्स उसको एज अ इंटरमीडिएट गुड यूज करें, अभी फाइनल चीज उससे बनने वाली है, ठीक है। सो व्हेन टी सेलर परचेज टी लीव्स टू प्रिपेयर टी एंड सेल इट इन द मार्केट, ठीक है। सो कैसे पता चलेगा हमें कि कोई गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर गुड के लिए लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुई मार्केट में। ये जो चाय पत्ती का जो हमने पैकेट खरीदा, अगर घर के लिए खरीदा तो बस हमने दुकानदार को पैसे दिया, इससे आगे ट्रांजैक्शन नहीं होगी उस पर्टिकुलर चाय पत्ती के लिए। बट अगर कोई टी सेलर खरीद रहा है, वो टी सेलर की पहली तो ट्रांजैक्शन होगी कि वो कहीं से लेगा उसको होलसेल में, और उसके बाद में जब वो अपने जो रेस्टोरेंट में या अपने जहाँ पे भी रेडी पे कहीं पे भी ले जाएगा, वहां से फिर चाय बेचेगा, फिर लोगों को चाय देगा, तो फिर वहां पे उस सेम टी पे ट्रांजैक्शन हो रही है। सो लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई, ऑफकोर्स जहाँ पे उसका रेस्टोरेंट था, जहाँ पे वो बेच रहा है उसको, सो वो वहां पे एज अ फाइनल गुड एक्ट करेगी। आई होप ये समझ आया होगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक क्या होती है, दैट पार्ट ऑफ द फाइनल आउटपुट विच कॉम्प्रोमाइज ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम किसको मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री है, हमारी एक फैक्ट्री है, एक कंट्री है उसमें हमारी एक ही फैक्ट्री है जिसमें हम 1000 रुपये का सामान बना रहे हैं। उस 1000 रुपये के सामान में हमारा 700 रुपये का जो सामान है वो कंजम्पशन गुड्स है,
ठीक है। लेकिन 300 रुपए का सामान ऐसा है जो एज ए कैपिटल गुड काम करेगा। कैपिटल गुड मतलब जिसको और हम आगे यूज कर सकते हैं, दे विल नॉट बी, ठीक है, उनको और प्रोडक्शन प्रोसेस में वो असिस्ट करेंगे, वो हमारी इकोनॉमी में एड ऑन हो रहा है। सो ये जो नई कैपिटल गुड्स जो है, जो बनाई गई है, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? तो ये जो नई कैपिटल गुड्स बनी है इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट क्या है? जो नई कैपिटल गुड्स एड ऑन हुए हमारी इकोनॉमी में। ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ये याद रखो, क्योंकि जब हम जीडीपी पढ़ेंगे ना तब आपको यही बेसिक कंसेप्ट जो है वो यहाँ वहाँ काम आने वाले हैं। अगर आप इनको सीरियसली नहीं देखोगे तो वहां पे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। सो आगे इसमें क्या है कि मान लो अगर हमने 300 रुपए का तो हमारी कंट्री में खुद बना रहे थे हम कैपिटल गुड्स, 300 रुपए का कैपिटल गुड का प्रोडक्शन हम खुद कर रहे थे, और हमारी कंट्री क्या है ना, इंपोर्ट भी करती है। तो हमने 100 रुपए की वैल्यू जो हमने इंपोर्ट किया उनकी वैल्यू है 100 रुपए की। सो हमने इतना और इंपोर्ट कर लिया कैपिटल गुड, तो हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 100 400 हो गया। ठीक है, तो मतलब 1000 रुपए का जो सामान बन रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमारी? 40% होगी। 1000 का 400, 40% निकाल लिया। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो कैपिटल गुड्स 300 कैपिटल गुड्स बनाई थी ना, उसमें से 300 का 300 हम अपने पास नहीं रख रहे हैं, हम उसमें से 40 रुपए की वैल्यू के कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे अब 400 में से 40 माइनस कर देंगे तो 360 बच गए। ठीक है, सो अब इन्वेस्टमेंट हमारी मतलब जो हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हो रही है 36%। ठीक है, सो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम किसको कह रहे हैं? कैपिटल की फॉर्मेशन को। ठीक है, कैपिटल की जो फॉर्मेशन हो रही है, जो कैपिटल एड ऑन हो रही है हमारी इकोनॉमी में, उसको हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोचो अगर मैं आपको ये पूरा पिक्चर नहीं बता दी, ये पूरी स्टोरी नहीं बताती, ठीक है, और अगर मैं आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलती तो ऑफकोर्स आप डर जाते ये सुन के, ये स्टेटमेंट सुन के कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, बट हम ऐसा एक और चीज हो रही है कि प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, कुछ वियर एंड टीयर हो जाता है, कुछ डेप्रिसिएशन हो जाती है। वो वियर एंड टीयर की वजह से क्या हो रहा है कि 50 रुपए का सामान खराब हो रहा है। ठीक है, वो 50 रुपए का सामान अब हमारे कोई काम का नहीं रहा। तो अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, सो 300 में से 50 माइनस कर देंगे तो अब हमारा जो है 250 रुपए ही आएगा। जो नेट इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की हो रही है? 250 रुपए की हो रही है। ठीक है, सो अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट है। 2014 में जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो 100% जो चीजें बन रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही थी, उसमें से 30% गुड्स कैपिटल गुड्स थी और 70% जो गुड्स थी वो कंजम्पशन गुड्स थी। ठीक है, एंड ये फिर आप जो फ्यूचर ईयर्स की है वो देख सकते हो। ठीक है, कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कितनी हो रही है। ठीक है, सो ये 28.5 होगी, 28.5, 28.5, 29.3, 28.6, 26.5, इस तरीके से। अब इसको देख के ही बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा दिमाग में ये मत बना लेना कि ये तो कैपिटल फॉर्मेशन तो कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो कम हो रही है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन तो कम हो रहा है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताऊं, जब मतलब असली जो जिस चीज को अच्छी चीज मानते हैं वो इसको नहीं मानते कि कंजम्पशन गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज को देखा जाता है। बिकॉज कैपिटल गुड्स अगर प्रोडक्शन हो रही है सो वो कैपिटल को यूज करा जाएगा एंड दैट विल एड ऑन टू आवर इकोनॉमी। ठीक है, बट ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो, सो ये 30% है उस साल की जीडीपी का। ठीक है, उस साल जितनी गुड्स जो वो बनाई गई है उसकी 30%। सो ये परसेंटेज किसका है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये अच्छी चीज हो रही है या खराब हो रही है। सो सिर्फ परसेंटेज को देख के हम ऐसा आइडिया नहीं लगा सकती कि ओ 2014 से तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन जीडीपी तो बढ़ रही है ना। सो उस जीडीपी का परसेंटेज अगर हम निकाले, ठीक है, सो उस टाइम पे 32 लाख मतलब 32 लाख रुपीज की वैल्यू का कैपिटल गुड्स, देन ये 45 लाख हो गया, देन 54 लाख 34,691। ठीक है, सो इस तरीके से दोनों पिक्चर को देखो। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बट वाई आई एम टेलिंग दिस डेटा सो दैट, ठीक है, मैं हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बात बताऊंगी सो दैट कि आपको ये प्रैक्टिकल बातें सुनकर आपको कंसेप्ट याद रहे। ठीक है,
सो आई थिंक इस लेक्चर में तो इतना ही हो पाएगा, क्योंकि 27 मिनट्स की ऑलरेडी ये वीडियो हो चुकी है और अभी तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसमें तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैंने इसमें करवाया है ऐसे ही हम ये सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, मेरे को ना जब मैं ये अपनी वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को इनकी क्वालिटी ऐसा लगता है कि जब मैं जब स्क्रीन व्यू करती हूँ तो मुझे ब्लर से लगते हैं वर्ड्स। सो आप लोग मुझे बताना कि आपको भी ब्लर लगता है, मतलब ये लिखा हुआ समझ आता है कि नहीं आता, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ आया है तो मुझे एक बार ये कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड यस, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोस को लाइक करना, दैट यू ऑलरेडी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।